What's up everyone? Welcome back to the channel guys. This is day 10 of our 100 days commerce masterclass और आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 ऑफ नेशनल इनकम शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है अलग अलग मेथड से। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 90 डेज आपके आज के बाद और बचेंगे जब हम अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो जल्दी से कॉपी पेन ले आओ। आज हम बेसिक फॉर्मूलाज सारे एक बार समझ लें। अगली क्लास में हम लोग सारे के सारे न्यूमेरिकल्स देख लेंगे और चीजें कंप्लीट कर लेंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। कल बेटा जी हम लोगों ने एग्रीगेट्स के बारे में डिस्कशन किया था कि एग्रीगेट्स में किस तरीके से प्रोडक्ट को अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। तो 4 डोमेस्टिक लेवल के आए थे, 4 नेशनल लेवल के आए थे। अब जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो हम इसको बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इस एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में बेटा आपके पास मेनली 3 तरीके के फॉर्मूलाज हैं जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला होता है हमारे पास इनकम मेथड। इनकम मेथड को यूज कर सकते हैं हम नेशनल इनकम निकालने के लिए। फिर वी हैव एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को हम यूज कर सकते हैं। देन वी हैव वैल्यू एडेड मेथड। तो बेटा 3 मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। फर्स्ट इज इनकम मेथड, सेकंड इज एक्सपेंडिचर मेथड, थर्ड इज वैल्यू एडेड मेथड। नाउ स्टार्टिंग विद इनकम मेथड, जब हम इनकम मेथड की बात करते हैं नेशनल इनकम निकालने के लिए, तो इनकम मेथड में हमें सिंपली क्या करना है, हमारे देश में जितनी भी अलग अलग लेवल पे इनकम जनरेट हो रही है, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे कोई सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो कोई एक ऐसा इंसान है जो जॉब कर रहा है, चाहे कोई किसी तरीके से भी रेंटल इनकम कमा रहा है, इंटरेस्ट इनकम कमा रहा है, तो जब हम सभी इनकम को जोड़ देंगे तो हमारे देश में होने वाली डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगी। उसके बाद हम NFIA प्लस कर देंगे, नेशनल इनकम पे पहुंच जाएंगे। तो कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे पहले हम डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे बेटा इनकम मेथड से। तो जब मैं इनकम मेथड की बात करता हूँ, इनकम मेथड में डोमेस्टिक इनकम यानी कि NDP एट FC निकालने के लिए 5 चीजें हमें ऐड करनी पड़ती हैं बेटा। सर कौन कौन सी 5 चीजें होती हैं? सबसे पहले होता है प्रॉफिट, फिर होता है बच्चों रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी भी आपको एज इट इज क्वेश्चन में दिया होगा। फिर होता है इंटरेस्ट, देन वी हैव मिक्स्ड इनकम एंड एट लास्ट वी हैव कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, तो इनकम मेथड से हम हर सेक्टर की इनकम को जोड़ते हैं। सबसे पहले होते हैं कॉर्पोरेट्स यानी कि कंपनीज। कंपनीज की इनकम को क्या बोलना है बच्चों? प्रॉफिट्स। प्रॉफिट अगर कई बार आपको डायरेक्टली गिवन ना हो तो इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर डायरेक्टली नहीं हुआ तो ये 3 चीजें ढूंढ लेना। सबसे पहले डिविडेंड, देन कॉर्पोरेट टैक्स, देन वी हैव रिटेन्ड अर्निंग्स। तो हमारे पास 3 तरीके की चीजें हैं जो प्रॉफिट्स का पार्ट होती हैं। सबसे पहले डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब वो प्रॉफिट जो कंपनी शेयर होल्डर में बांट देती है। कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनी टैक्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और रिटेन्ड अर्निंग्स जो कंपनी फ्यूचर के लिए बचा लेती है। अब सपोज कंपनी ने 50 रुपए डिविडेंड बांटा, 30 रुपए टैक्स दिया और 20 रुपए सेव कर लिए, तो टोटल तो कंपनी को प्रॉफिट 100 का हुआ ना, तो 100 हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। फिर कुछ लोगों की इनकम होती है बच्चों रेंटल इनकम। उनके पास कोई प्रॉपर्टीज है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बोल देते हैं हम, या कुछ उनके पास कोई एसेट है जो उन्होंने किसी और को यूज करने के लिए दिया, उससे होने वाली इनकम को हम रॉयल्टी बोलते हैं। तो रेंट एंड रॉयल्टी हो सकता है डायरेक्टली दिया हुआ होगा। देन इंटरेस्ट इनकम होती है कुछ लोगों को। फिर वी हैव मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम होते हैं जैसे कोई बार्बर की दुकान है ना, कोई छोटी मोटी पॉटरी का बिजनेस करता है, वहां से उसने पैसा कमाया, या कोई CA है जो अपने लिए काम करता है, राइट। तो जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड है जो अपने लिए काम करते हैं, उनकी सबकी इनकम मिक्स्ड इनकम में आ जाती है। फिर जो जॉब वाले लोग होते हैं बेटा, उनका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बोलते हैं। तो हर तरीके की इनकम हमने यहाँ पे ले ली, राइट। अब कॉम्पनसेशन के भी 3 एलिमेंट्स हो सकते हैं।
अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली गिवन है, बहुत अच्छी बात है। डायरेक्टली गिवन नहीं है तो 3 कंपोनेंट इसके भी हो सकते हैं। सबसे पहला वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, ये कैश में हो गया। दूसरा वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। काइंड का मतलब होता है बेटा पैसा ना लेके कोई सामान दे दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी फर्नीचर मेकिंग फैक्ट्री में काम करता हूँ, मैंने उनको बोला यार मेरे घर पे फर्नीचर की ज़रूरत है तो इस महीने में सैलरी नहीं लूँगा, फर्नीचर दे देना, तो उन्होंने मुझे फर्नीचर दे दिया, तो उसको बोलूँगा वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। तीसरा होता है बच्चों एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। इसको प्लीज़ ध्यान देना, एम्प्लॉयर्स, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए एम्प्लॉयज़ दिया होगा, आपको एम्प्लॉयर्स लेना है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, इसको बोलते हैं बच्चों एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। इसके अंदर क्या आता है, कोई प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुटी है ना, जो एम्प्लॉयर बेनिफिट दे रहा है अपने एम्प्लॉय को, सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक तौर पे उसको लगेगा कि चलो मेरी सेफ्टी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल को मेरे पास पैसा नहीं भी होगा तो मुझे यहाँ से बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आता है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, जो पैसा कैश में मिला, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, जो कुछ कैश ना मिलके कोई बेनिफिट मिल गया, कोई सामान मिल गया। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होता है कि एम्प्लॉयर ने आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए कुछ पैसा जोड़ा है या आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, वो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में आ जाता है बेटा। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो ये सारी चीजें आपको गिवन होंगी। आज हम बेसिक फॉर्मूला सारे नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में दिया होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, शुरू के तीनों का सम। तो अगर हमें शुरू के 3 चीजें दी हैं तो इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। तो अगर आपको डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, तो आप बोलोगे ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस सीओई, सीधा ये आ जाएगा, ठीक है, परफेक्ट हो गया। तो बच्चों इनकम मेथड से हमें एनडीपीएट-एफसी मिलता है और एनडीपीएट-एफसी में हमें ये सारे एलिमेंट्स प्लस करते चले जाने हैं। सही हो गया, जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद होता है बच्चों हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। बात करें अगर एक्सपेंडिचर मेथड की, तो एक्सपेंडिचर मेथड हर सेक्टर के खर्चे को जोड़ के नेशनल इनकम निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा कि जितना इधर से खर्चा हुआ उतनी ही उधर इनकम हुई, है ना। तो इनकम और एक्सपेंडिचर सर्कुलर फ्लो के हिसाब से बराबर बराबर होता है। तो चाहे आप इनकम मेथड से निकाल लो, लोगों की इनकम जोड़ लो, या लोगों के खर्चे जोड़ लो, भाई जितना मैंने खर्चा करा उतना ही तो आपकी इनकम हुई, तो बात तो वही है ना। तो चाहे आप एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करो, चाहे आप इनकम मेथड से कैलकुलेट करो, आंसर तो सेम ही आएगा। लेकिन जो इनकम होती है, सामने वाले को जो इनकम हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारे पास अलग अलग सेक्टर्स की हो रही है। खर्चे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चारों सेक्टर के खर्चे, ठीक है। अब जब आप खर्च करोगे तो खर्च तो आपको मार्केट प्राइस पे करना पड़ेगा ना, है ना। तो यहाँ पे जो बेसिकली एक्सपेंडिचर ऐड करके कंपोनेंट आता है, जैसे इनकम से एनडीपीएट-एफसी आता है ना, वैसे ही एक्सपेंडिचर से हमें मिलता है बच्चों जीडीपी-एट-एमपी। अब इसको आप और अच्छे से अगली क्लास में समझ पाओगे। आज मेरा पर्पस मेनली फॉर्मूलाज लिखवाना है, तो लिखते चलो। जब हम नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चंस करेंगे, बड़ी क्लास होगी, तो आप आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। जीडीपी-एट-एमपी निकलता है बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड से, ये ध्यान रखना। अब जीडीपी-एट-एमपी कैसे कैलकुलेट होगा, इसके लिए आपको 4 कंपोनेंट्स जोड़ने पड़ेंगे बाबू। 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं सर इसके? सबसे पहला है हमारे पास सरकार का खर्चा, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जितना भी सरकार ने खर्चा करा अपने लिए, है ना, गवर्नमेंट ऑफिसेस के मेंटेनेंस, गवर्नमेंट ऑफिसेस के रिपेयर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, सरकार को बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, तो वो सब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है बच्चों इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन किसका दूसरा नाम है? इन्वेस्टमेंट का। तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में हो रही है वो भी तो खर्चा ही है ना, वो भी आप इंक्लूड करो, तो वो भी हमें ऐड करना है। अब इन्वेस्टमेंट बेटा मेनली 2 तरीके के एसेट्स में होती है।
या तो आपको ये डायरेक्टली दिया होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डायरेक्टली नहीं दिया तो ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसे दे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है बच्चों फिक्स्ड एसेट्स में जो खर्चा करा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ हो तो इसमें आपको प्लस करना है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब है जो आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करा है। फॉर्मूला होता है बच्चों इसका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट, पहला खर्चा जो सरकार का खर्चा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा खर्चा जो आपने इन्वेस्टमेंट पे किया है डोमेस्टिक लेवल पे। अब इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स में भी होती है, करंट एसेट्स में भी होती है। फिक्स्ड वर्ड दिया होगा तो इसमें चेंज इन स्टॉक आपको प्लस करना है, ये ध्यान रखना। ये डायरेक्टली दिया होगा, डायरेक्टली नहीं दिया होगा तो ऐसे फिक्स्ड में दिया होगा। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, नेट एक्सपोर्ट्स, एंड फाइनली हमारे पास आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है बेटा हम लोगों का खर्चा, हाउस होल्ड्स का खर्चा। तो हमने हाउस होल्ड का खर्चा भी ले लिया, हमने गवर्नमेंट का खर्चा भी ले लिया, हमने इन्वेस्टमेंट भी ले लिया और हमने नेट एक्सपोर्ट्स भी ले लिया, यानी फॉरेन सेक्टर का। एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट एंड एम स्टैंड्स फॉर इंपोर्ट्स। ठीक है बच्चों, अब एक बात और ध्यान रखना, कई बार आपसे ये पूछ लेता है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किस किस की है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी है, जो सरकार पब्लिक गुड्स पे इन्वेस्ट कर रही है, जैसे रोड्स बना रही है, ब्रिज बना रही है, डैम बना रही है। इसके अंदर फर्म्स की इन्वेस्टमेंट भी है, जितने भी फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट करी है कैपिटल एसेट्स पे वो भी हैं। और इसके अंदर रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट भी है, जो लोगों ने अपने अपने घर बनाए हैं, है ना। तो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट भी है। तो इन्वेस्टमेंट तीनों लोगों की इसके अंदर आ जाएगी, गवर्नमेंट की भी आ जाएगी, फर्म्स की भी आ जाएगी और रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी। इतनी डिटेल में तुम्हारे से पूछेगा नहीं, लेकिन क्योंकि मेरा दायित्व है कि हर चीज़ में डिटेल में जाके टच करूँ, आपकी हेल्प करूँ, हर चीज़ पढ़ाऊँ, इसीलिए मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 3 तरीके की इन्वेस्टमेंट्स बच्चों यहाँ पे हो जाती है। तो इस एक्सपेंडिचर मेथड में मेनली हमें सबके एक्सपेंडिचर्स ऐड करने हैं। 4 एक्सपेंडिचर समझ गए? अच्छा सर इनका कोई शॉर्टकट है क्या? हाँ बच्चों देखो, इनकम मेथड को याद रखने के लिए आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो, प्राइम। सर प्राइम क्या है? प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, सीओई। ई ये एम्प्लॉइज से लिया है मैंने। ठीक है, तो इनकम मेथड से यू कैन लर्न एज प्राइम और एक्सपेंडिचर मेथड से जीजीएनपी। जीजीएनपी का मतलब कोई बोले अरे नेशनल इनकम निकाल दो ना एक्सपेंडिचर मेथड से, हम बोलेंगे जी जी नो प्रॉब्लम, अभी निकाल के देते हैं। जीजीएनपी, जीजीएनपी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट पे खर्चा, नेट एक्सपोर्ट्स, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक हो गया बच्चों, ये भी आपने सारे के सारे फॉर्मूलाज में नोट कर लेना है। इसके बाद व्हाट वी हैव वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है बच्चों? वैल्यू एडेड मेथड में हमारे पास हमें ये देखना होता है कि कितना वैल्यू जनरेशन हुआ है एक्चुअल में इकोनॉमी में, उतनी ही तो इनकम हुई होगी। सर कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एक फार्मर सबसे पहले वीट का प्रोडक्शन करता है, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, मेनली वैल्यू ऑफ आउटपुट देखते हैं कि सामान कितने का प्रोड्यूस हुआ, माइनस कर देते हैं उसमें से वैल्यू ऑफ इनपुट। इनपुट का मतलब उस पर खर्चा कितना आया, है ना। तो बेसिकली ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है और फाइनल प्रोडक्ट में से हम इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू एडिशन निकल आएगा। मैं मानता हूं कि एक फार्मर ने वीट प्रोड्यूस करा है बच्चों, वीट प्रोड्यूस करा लेट सपोज 600 रुपए का, और इंटरमीडिएट कॉस्ट मैं मान रहा हूं 0 है, सिर्फ एज्यूम कर रहा हूं कि 0 है, ऐसा होता नहीं है बट मैं मान रहा हूं। ठीक है, तो फार्मर से ये वीट किसने खरीद लिया? एक मिलर ने खरीद लिया। मिलर कौन है? आटा बनाएगा जो इससे। उसने 800 रुपए का आटा बनाया, 600 का उसने खर्चा करा। खर्चा क्यों करा? क्योंकि उसने 600 रुपए का वीट खरीदा है फार्मर से, राइट। फिर मिलर से एक बेकर ने बिस्किट बनाने के लिए आटा खरीद लिया 800 का, तो इसका कॉस्ट 800 आया। 1000 का इसने बिस्किट बना के बेचा। तो एक्चुअल में देखो ये 0 से 600, तो कितना इनकम प्रोड्यूस हुआ, कितना इनकम हुआ? 600 का।
इसने 600 खर्च करे 800 कमाए तो 200 की इनकम हुई, इसने 800 खर्च करे 1000 कमाए तो 200 की इनकम हुई। तो टोटल इनकम कितना हुआ, 1000 का हुआ या नहीं हुआ, है ना। अब कुछ लोग क्या गलती करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि भैया फार्मर का इनकम 600, मिलर का 800, बेकर का 1000, तो 1800 और 600 2400 रुपए की इनकम हुई। ये गलत हो गया बच्चों। ऐसा क्यों, क्योंकि 1000 की इनकम कमाने के लिए 800 खर्च भी तो हो गए भाई। तो क्या मुझे सिर्फ वैल्यू एडिशन देखना चाहिए कि मैं कितना वैल्यू ऐड कर रहा हूं। 800 खर्च करके अगर 1000 कमा रहा हूं तो मैंने 200 का वैल्यू एडिशन करा, यही तो मेरी नेट इनकम होनी चाहिए ना, हाँ या ना। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए बच्चों हम या तो फाइनल आउटपुट मेथड देख सकते हैं, फाइनल आउटपुट का मतलब आखिरी वाले का देख लो, इसने 1000 कमाए ना, तो या तो ये है, या फिर हम वैल्यू एडिड मेथड देख सकते हैं। वैल्यू एडिड क्या होता है कि सबका वैल्यू एडिशन देख लो। अगर आपने सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट को जोड़ दिया ना, इसमें से इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस नहीं करी, तो फिर डबल काउंटिंग हो गई बच्चों। देखो 600 यहां हुए, अब इस 800 में भी आपने ये वाले 600 काउंट कर लिए, इस 1000 में आपने ये वाले 800 काउंट कर लिए, तो दो बार काउंट हो गए ना। डबल काउंटिंग इसको बोलते हैं प्रॉब्लम को। डबल काउंटिंग से कैसे बचना है, वैल्यू एडिड मेथड से या फाइनल आउटपुट मेथड से, सही है। तो वैल्यू एडिड में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली वैल्यू एडिड में बच्चों हम यही तो कर रहे हैं कि हम सिर्फ आउटपुट में से खर्चा माइनस कर रहे हैं। तो इसको सर लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, वैल्यू एडिड मेथड के फॉर्मूलाज क्या हैं सर, इसमें भी जीडीपी एट एमपी ही निकलता है, इसको हम जीवीए एट एमपी भी बोल देते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, और यही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे मेरा बच्चा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसको ऐसे ही लिखा जाता है बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब सर ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में बेटा एक तो सेल्स ले लेना, जो माल बिक गया, भाई जितना मैंने सामान बनाया है वो या तो बिकेगा या बचेगा, तो सेल्स ले लो, प्लस कर देना चेंज इन स्टॉक, प्लस क्या करना है, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का क्या फॉर्मूला है सर, वही सेम, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हम मेनली क्या लेते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें हम मेनली क्या लेते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। सिर्फ रॉ मटेरियल लेना है बेटा, ध्यान रखना, फाइनल गुड्स नहीं लेने इसके अंदर, इंटरमीडिएट लेने हैं सिर्फ। जैसे कोई मशीन अगर हुआ ना, फाइनल गुड चैप्टर 2 में पढ़ा था, वो नहीं लेने इसके अंदर, सिर्फ इंटरमीडिएट गुड्स लेने हैं, ओके। अच्छा सर क्या ये ऐसा भी हो सकता है कि सेल्स डोमेस्टिक भी हो और बाहर की भी हो, हाँ ऐसा भी हो सकता है। या तो आपको डायरेक्टली सेल गिवन होगा, अगर डायरेक्टली गिवन नहीं हुआ ना बेटा, तो ऐसा दिया होगा डोमेस्टिक सेल, डोमेस्टिक का मतलब है बेटा सिर्फ हमारे देश में, प्लस कर देना एक्सपोर्ट्स। अब कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए बच्चों खाली सेल भी देगा और एक्सपोर्ट भी देगा, बहुत सारे बच्चे सेल में एक्सपोर्ट जोड़ देंगे, नंबर कट जाएंगे, ये गलती मत करके आना। एक्सपोर्ट सिर्फ तब जोड़ना है जब डोमेस्टिक वर्ड हो, अगर खाली सेल दिया है तो इसका मतलब वो टोटल सेल है, उसमें अलग से एक्सपोर्ट जोड़ने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये बात का ध्यान रखना। तो हम क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सिमिलरली परचेज में क्या दिया हो सकता है, परचेज को हम बोलते हैं डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट्स, इसमें हम इंपोर्ट्स प्लस कर देते हैं, तो डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट्स, ये भी ध्यान रखना, तभी प्लस होगा इंपोर्ट अगर डोमेस्टिक वर्ड हो, डोमेस्टिक नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज ले लेंगे। क्लियर हो गया बेटा, सही है। चलो जीडीपी एट एमपी वैल्यू एडिड से कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे। अभी तो तुम्हें आज सिर्फ फॉर्मूलाज ही लिखने हैं, अगली क्लास में जब क्वेश्चंस कराऊंगा तुम्हें मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो सर अब एक छोटे छोटे नोट्स लिख लो कुछ इसके अंदर। क्या नोट्स लिखेंगे बेटा, सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर मेंटेनेंस is a part of intermediate consumption। ध्यान रखेंगे बेटा, ये इंटरमीडिएट पूरा लिख देता हूं, फिर तुम बोलोगे सर शॉर्ट फॉर्म है क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर मेंटेनेंस किसका पार्ट है,
इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसका पार्ट है बच्चों, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, परचेज ऑफ फाइनल गुड्स लाइक ट्रैक्टर, मशीन etc. will not be part of intermediate consumption। बच्चों अगर क्वेश्चन में गिवन है ट्रैक्टर खरीदा, मशीन खरीदी, कोई भी फाइनल गुड खरीदा, यार फाइनल है ना, वो इंटरमीडिएट का पार्ट कैसे हो सकता है, उसको हम जस्ट इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर, मेंटेनेंस इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है। फाइनल गुड्स अगर खरीदे हैं तो वो हम इग्नोर कर देंगे, उनको हम इग्नोर करके चलेंगे। गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोड्यूस्ड या फिर यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन will be a part of value of output। अगर कभी भी बच्चों गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन या गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन आ गया तो उसको ध्यान रखना, आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट में कंसीडर करना है। यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट में जो माल बिक गया वो भी ले लेंगे, जो माल बच गया वो भी ले लेंगे, जो हम घर ले गए वो भी ले लेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन तो हुआ ही है ना उसका, राइट। तो गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन बच्चों हम कंसिडर करके चलेंगे। ये कुछ छोटे छोटे नोट्स हैं जो आपको किस में ध्यान रखने हैं, वैल्यू एडिड मेथड में। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमारा वैल्यू एडिड मेथड के फॉर्मूलाज हैं सारे के सारे, ठीक है, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये हमारे बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूलाज हैं सारे के सारे, जो आपको अच्छे से आने चाहिए, एक जगह लिख लो, गलती नहीं करके आना। और ये हमारे पास इनकम मेथड के कॉम्पोनेंट्स हैं। क्या याद रखने वाली चीज़ है वो ये है बच्चों की, इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम मिलती है यानी एनडीपी एट एफसी, एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट एमपी मिलता है, और वैल्यू एडिड मेथड से भी जीडीपी एट एमपी ही मिलता है। तो एनडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी। उसके बाद फिर आपने एग्रीगेट्स कल सीखे थे, किसी भी कंपोनेंट पे आपको निकालने को बोले, नेशनल इनकम बोलेगा तो यहाँ से एनएनपी एट एफसी चले जाएंगे, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, कहीं भी बोलेगा हम फॉर्मूलाज अप्लाई करके वहाँ चले जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स होते हैं। मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज एक ही जगह कर देता हूँ, आई गेस ज़्यादा छोटा हो गया होगा, आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, बट फिर भी अगर दिख रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो। शायद आप एक चार्ट पे लगा के अगर इसे अपनी वॉल पे लगा दोगे तो आपको रिवाइज करना बहुत ईजी होगा और सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी आपको। तो यही हमें पढ़ना है। अगली क्लास में मैं आपको तीनों ही मेथड्स के न्यूमेरिकल कराऊंगा, बड़ी क्लास रहेगी, एक ही क्लास करना अगले हफ्ते, और पूरा का पूरा नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल पोर्शन खत्म, ठीक है। तो आज हमारा नेशनल इनकम का 4th चैप्टर भी हमने शुरू करा। कल सैटरडे है, आप लोगों को बैठ के रिवीजन करना है। इस रिवीजन में पूरे वीक का रिवीजन करना। चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज का, अकाउंट्स में काफ़ी पोर्शन हमने कवर करा है, और इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3, 4, 1, 2 सारे एक बार रिवाइज करके यूनिट साइड में रख देना। 10 दिन में देखो कितना सारा काम होता है अगर बच्चा पढ़े तो। अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। 10 डेज की क्लासेस में अगर हम इतना कुछ कर सकते हैं तो आने वाले 90 डेज में कितना अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, शानदार तरीके से रिवाइज करते रहो। मैं आपको मिलता हूँ अगली क्लासेस में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन टेक केयर, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।